चलिए आज इतिहास के सबसे मशहूर और खौफनाक कोल्ड केस की फाइल खोलते हैं। आज की हमारी पड़ताल कोई आम कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोहिनूर हीरे की और उसके पीछे छूटे उस खूनी निशान की जिसने एक दो नहीं बल्कि कई बड़े साम्राज्यों को निगल लिया। ये सिर्फ एक कीमती पत्थर का किस्सा नहीं है। ये लालच, सत्ता और एक रहस्यमयी खौफ की इन्वेस्टिगेटिव फाइल है। तो चलिए एक खोजी इतिहासकार की नज़र से इन सबूतों को खंगालते हैं और देखते हैं कि आखिर इस हीरे में ऐसा क्या था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। किसी भी इन्वेस्टिगेशन की तरह हमारी जांच का भी एक पहला सुराग है जिसे हम अपना स्मोकिंग गन कह सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये प्राचीन चेतावनी 1306 के एक गुमनाम हिंदू ग्रंथ से ली गई मानी जाती है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सीरियस अलर्ट था। जो भी इस पत्थर को हासिल करेगा उसे दुनिया की ताकत तो मिलेगी, लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी में तबाही भी दस्तक देगी। ये शाप की वो थियरी है जो आगे चलकर हर उस शासक के साथ बिल्कुल सच साबित हुई जिसने इस हीरे पर अपना दावा ठोका। अब किसी भी जांच में मकसद और मौका सबसे अहम होते हैं, है ना? तो चलिए इस प्राचीन चेतावनी के पीछे के असली मकसद को समझते हैं। जरा सोचिए, 793 कैरेट। भारत के काकातीय राजवंश के दौरान जब ये हीरा गोलकुंडा के खदानों में पहली बार मिला था तो इसका वजन करीब 1558 ग्राम था। उस दौर में जब दुनिया में शायद ही कहीं और ऐसे हीरे मिलते थे, तब इतनी असाधारण चमक और इतने बड़े आकार वाला पत्थर मिलना किसी जादू से कम नहीं था। और यही वो वजह थी, यही वो बेतहाशा खूबसूरती थी जिसने आगे चलकर महान सम्राटों को पागलपन की हद तक धकेल दिया। इसकी असली कीमत क्या थी, इसका अंदाज़ा 1526 में मुगल सम्राट बाबर के इस स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे देखकर कहा था कि ये पूरी दुनिया के एक दिन के खर्चे का आधा उठा सकता है। तो सबसे अहम बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये असीमित दौलत और पावर का जीता जागता सबूत था। और इसी दौलत ने इसे चुराने, लूटने और इसके लिए किसी का भी खून बहाने का एक एकदम परफेक्ट मोटिव तैयार कर दिया। और इसी मोटिव ने पीछे छोड़े खून के गहरे निशान। आइए मौतों और तबाही के इस खौफनाक पैटर्न को ट्रैक करते हैं। इतिहास के पन्ने पलटते ही एक साफ लेकिन डरावना पैटर्न उभरकर सामने आता है। 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे लूटा और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हुई और पूरा खिलजी वंश खत्म हो गया। फिर यह मुगलों के पास आया। शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन में जड़वाया और नतीजा 1658 में उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। उसके बाद पर्शिया का नादिर शाह इसे लूट कर ले गया और 1747 में उसके अपने ही गार्ड्स ने उसकी हत्या कर दी। वहां से ये अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य में गया, जहां वारिसों को सत्ता के लिए गर्म सुइयों से अंधा कर दिया गया। साफ दिख रहा है, हीरा जिसके पास गया, खून उसी का बहा। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि इसे इसका मशहूर नाम कैसे मिला। जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। दोनों के बीच पगड़ियां बदलने की एक चालाकी भरी रस्म हुई और यह हीरा जमीन पर गिर पड़ा। इसकी तेज चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से बेसाख्ता निकला कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। नाम तो बेहद खूबसूरत था, लेकिन विडंबना देखिए कि इस रोशनी के पहाड़ के साथ जुड़ा मौत का अंधकार अब और भी गहरा होने वाला था। रोशनी के इस पहाड़ का अगला बड़ा पड़ाव था 19वीं सदी का शक्तिशाली सिख साम्राज्य, और वहां भी इसका खौफनाक असर जारी रहा। 19वीं सदी में यह हीरा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। कहा जाता है कि वो इस शाप के बारे में जानते थे और अपनी मौत से पहले इसे एक मंदिर में दान करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और उनकी मौत के बाद जैसे कोई फॉरेंसिक सबूत चीख चीख कर कुछ कह रहा हो, शाप का पैटर्न दोबारा सामने आ गया। सिर्फ 4 सालों के भीतर उनके बेटे खड़क सिंह को धीमा जहर देकर मार दिया गया। अगले वारिस नौनिहाल सिंह के ऊपर एक भारी गेट गिर गया और उसके अगले उत्तराधिकारी शेर सिंह की भी सरेआम हत्या कर दी गई। सिखों का अजय साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और अंग्रेजों के हाथ लग गया। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक के बाद एक हुई खौफनाक घटनाओं की पूरी चेन थी। अब हमारी इस जांच के सबसे अहम लीगल डॉक्यूमेंट पर आते हैं। 1849 की लाहौर की संधि। अंग्रेजों ने इस हीरे को किसी आमने सामने के युद्ध में नहीं छीना था। उन्होंने 10 साल के एक छोटे से अनाथ बच्चे महाराजा दिलीप सिंह से इस कानूनी कागज पर हस्ताक्षर करवाकर इसे टेक्निकली सरेंडर करवाया था। इस एक सिंगल लीगल कागज ने कोहिनूर की ओनरशिप को हमेशा के लिए ब्रिटिश ताज के नाम कर दिया।
लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक हीरा नहीं ले जा रहे थे, बल्कि एक बेहद खौफनाक सफर की शुरुआत कर रहे थे। 1850 में जब इसे HMS मीडिया नाम के जहाज पर लादकर इंग्लैंड भेजा जा रहा था, तो दुर्भाग्य एक काले साए की तरह इसके साथ साथ चला। जहाज के निकलते ही क्रू मेंबर्स में जानलेवा हैजा फैल गया। रास्ते में भयंकर समुद्री तूफानों ने जहाज को डुबाने की पूरी कोशिश की। और सुनिए, जैसे ही ये हीरा इंग्लैंड के तट पर पहुंचा, बिल्कुल उसी दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब ठीक अगले दिन महारानी विक्टोरिया पर एक आदमी ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब सिर्फ और सिर्फ एक अविश्वसनीय बुरा संयोग था, या वो 1306 वाला सदियों पुराना शाप अब इंग्लैंड की धरती पर अपना कदम रख चुका था। जब ये हीरा आखिरकार लंदन पहुंचा और इसे जनता को दिखाया गया, तो लोगों का रिएक्शन काफी ठंडा था। वो निराश हुए क्योंकि पुराने मुगल कट की वजह से ये किसी कांच के टुकड़े जैसा लग रहा था। महारानी के पति प्रिंस एल्बर्ट ने इसे एक आधुनिक चमक देने का फैसला किया। हमारी जांच में ये वो पॉइंट है जहां हमारे संदिग्ध यानी कोहिनूर में एक बड़ा फॉरेंसिक बदलाव किया गया। एल्बर्ट ने इसकी दोबारा कटाई करवाई, इसे चमकीला तो जरूर बना दिया गया, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हीरे का 40% वजन हमेशा के लिए गायब हो गया। 186 कैरेट का वो ऐतिहासिक पत्थर अब कट कर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया था। अब यहाँ इस कहानी में एक बेहद दिलचस्प और सस्पेंस से भरा मोड़ आता है। ब्रिटिश राजशाही ने इस खौफनाक शाप से बचने का एक रास्ता खोज निकाला। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। ब्रिटेन के इतिहास में कई महान राजा आए, लेकिन कोई भी पुरुष सम्राट इस बेशकीमती हीरे को अपने ताज में क्यों नहीं पहनता? हाल ही में हुए एक बड़े इवेंट को ही देख लीजिए। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी हुई, लेकिन उन्होंने भी कोहिनूर से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। आखिर राजशाही का इतना बड़ा प्रतीक राजा के सिर का ताज क्यों नहीं बनता? इसका जवाब उसी 1306 के प्राचीन ग्रंथ में छिपा था, जिसे हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था। उस ग्रंथ में सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक लूप होल यानी बचाव का रास्ता भी था। उसमें लिखा था, केवल भगवान या कोई महिला ही इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती है। और ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने इस रूल को बहुत ही कड़ाई से लागू कर दिया। महारानी विक्टोरिया के बाद से इस हीरे को सिर्फ क्वीन कंसोर्ट यानी महारानियों के ताज में ही जड़ा गया, जैसे क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मेरी और क्वीन मदर। पुरुषों को इससे बिल्कुल सख्त दूर रखा गया। शाप को चकमा देने का यह सच में एक बहुत ही ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव था। लेकिन क्या ये लूप होल सच में काम किया? कुछ इतिहासकारों और सुपरस्टिशन में यकीन रखने वालों का एक बहुत ही रोचक तर्क है। वो कहते हैं कि भले ही हीरे ने लूपहोल की वजह से सीधे तौर पर ब्रिटिश राजाओं की जान नहीं ली, लेकिन उसने अपना काम करने का तरीका बदल लिया। जरा सोचिए, जिस ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पूरी दुनिया में डंका बजता था कि वहां कभी सूरज नहीं ढलता, कोहिनूर के इंग्लैंड पहुंचने के बाद वो विशाल साम्राज्य धीरे धीरे टूटता गया और अंत में सिकुड़कर एक छोटे से द्वीप राष्ट्र में बदल गया। उनका मानना है कि शाप ने शायद किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे साम्राज्य को ही अपना निशाना बना लिया। अब हम अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव फाइल के बिल्कुल आखिरी और सबसे उलझे हुए पन्ने पर आ गए हैं। इस शाप का, या कह लें इस ऐतिहासिक हीरे का, आज के समय में असली मालिक कौन है? आज हम कोहिनूर को लेकर एक बेहद जटिल जियोपॉलिटिकल रस्साकशी देख रहे हैं। एक या दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग आधुनिक देश इस पर अपना ऐतिहासिक दावा पेश करते हैं। भारत का कहना है कि यह गोलकुंडा से निकला है और उसकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पाकिस्तान का अपना मजबूत तर्क है कि इसे ऐतिहासिक रूप से लाहौर में सरेंडर किया गया था, जो अब उनका क्षेत्र है। अफगानिस्तान दुर्रानी साम्राज्य से इसे चुराए जाने का हवाला देता है और ईरान का कहना है कि इसे नादिर शाह लूट कर ले गए थे। अगर एकदम न्यूट्रल होकर देखा जाए तो इस हीरे के खूनी और सफरनामे में इन चारों ही देशों का इतिहास कहीं ना कहीं गहराई से उलझा हुआ है। लेकिन ये सारी बहस अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक डेड एंड यानी बंद गली में जाके खत्म हो जाती है। 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन साफ साफ कहता है कि 1970 से पहले एक देश से दूसरे देश ले जाई गई ऐतिहासिक कलाकृतियों पर पुरानी तारीख से दावा नहीं किया जा सकता। इसी लीगल बैरियर और बदलते हुए बॉर्डर्स की वजह से ये हीरा आज भी लंदन के टावर के एक सुरक्षित तहखाने में कानूनी तौर पर कैद है। तो सबूतों की इस पूरी पड़ताल के बाद ये आखिरी पड़ाव हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या एक ऐसी विरासत जिसका पूरा इतिहास सिर्फ लूट, कत्ल और धोखे से सना हो, कभी सच में अपने घर लौट सकती है?
या फिर शायद टावर ऑफ लंदन के उस बुलेट प्रूफ कांच के बक्से में बैठा वो रोशनी का पहाड़ एकदम खामोशी से अपने अगले मालिक का और अपनी अगली खूनी कहानी शुरू होने का इंतजार कर रहा है।